अब हम डिस्कस करेंगे फ़िलासफ़ी के पास्ट पेपर 2023 को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज़ इब्न रुश्द रिकंसाइल फ़िलासफ़ी विद रिलीजन, डिस्कस इन डिटेल। डिटेल में डिस्कस करेंगे इब्न रुश्द ने कैसे फ़िलासफ़ी और रिलीजन को जो है ना रिकंसाइल करने की कोशिश की है। इब्न रुश्द जो है इसको वेस्ट में एवेरोस के नाम से जाना जाता है। ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इस्लामिक फ़िलासफ़र्स, थियोलॉजिकल्स, जूरिस्ट्स, ठीक है। और अल अंदलस में मॉडर्न डे जो स्पेन है वहाँ पे ये पैदा हुए थे और वहीं पे इनका ग्राउंड वर्क भी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, फिलॉसफी एज अ कम्प्लीमेंट टू रिलीजन। इब्न रुश्द बिलीव ये करते हैं कि फ़िलासफ़ी और जो रिलीजन है ना, ये सब डिफरेंट है, वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बट कम्प्लीमेंट्री रोल इन अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ। लेकिन दोनों का एक ही मकसद है, वो है अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जैसे रिलीजियस टेक्स्ट आर क्रूशल फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए ज़रूरी हैं और मॉरल कंडक्ट के लिए ज़रूरी हैं, जो फ़िलासफ़ी है ये रैशनल फ्रेमवर्क के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कैसे इन चीज़ों को, इन दोनों को जो है ना वो रिकंसाइल करते हैं। The role of rationality. Ibn Rushd emphasized the importance of the reason and rationality in understanding the world and religious truth. वो कहते हैं religious truth और world को आप rationality के बगैर जो है ना आप स्टडी नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि गॉड जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, उसने ह्यूमंस को रीजंस के जो है ना सीक नॉलेज अंडरस्टैंड हिज क्रिएशन को समझने के लिए उसने जो है ना इंसानों को रैशनल एबिलिटीज़ दी हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि रैशनल इंक्वायरी जो है ना वो डिवाइन कमांड है, यानी कि रैशनैलिटी जो कि फ़िलासफ़ी का बेसिक है कॉन्सेप्ट। इब्न रुश्द के मुताबिक वो डिफाइन जो है ना कमांड है, और डिफाइन कमांड इसलिए है कि आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मज़ीद नॉलेज सीख करने के लिए रैशनली स्टडी कर सके। इंटरप्रटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इन हिज वर्क पर्टिकुलरली द इनकोहेरेंस एंड द इनकोहेरेंसी, इब्न रुश्द डिफेंस द यूज़ ऑफ फिलोसफिकल रीजनिंग टू इंटरप्रेट रिलीजियस टेक्स्ट। वो कहता है रिलीजियस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप फिलोसफिकल रीजनिंग को यूज़ कर सकते हैं। ही आर्ग्यूड दैट मैनी पेरेंट कंट्राडिक्शंस बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजियस, वो कहता है इसलिए आई हैं फिलासफर रिलीजन के दरमियान जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए आए हैं क्योंकि हम जो है वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए ना वो डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी पेश करता है। जैसे वो कहता है कि लिटरल इंटरप्रटेशन होनी चाहिए, दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट सूटेबल फॉर जनरल पॉपुलस, ठीक है। फिर वो कहता है फिलोसफिकल एक लिटरल इंटरप्रटेशन होती है जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट होती है, एक फिलोसफिकल इंटरप्रटेशन होती है द डीपर अंडरस्टैंडिंग विच इज़ मेंट फॉर दोज कैपेबल ऑफ फिलोसफिकल रीजनिंग। वो कहता है जब आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फिलोसफिकल रीजनिंग के ऊपर स्टडी करते हो तो ये आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है, ठीक है। क्रिटिक्स ऑन फिलोसफिकल एंटी फिलोसफिकल थिंकर्स, अल गज़ाली जैसे एंटी फिलोसफिकल थिंकर्स जो है उनको इब्न रुश्द क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है। वो कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट द फिलोसफिकल इंक्वायरी डज नॉट थ्रेटन रिलीजियस फेथ। वो कहता है कि फिलोसफिकल जो है हमारे पास टीचिंग्स हैं, फिलोसफिकल इंक्वायरीज हैं, वो रिलीजियस फेथ को थ्रेटन नहीं कर रही बल्कि ये उसको एनरिच कर रही हैं, ठीक है। वो ये डिफेंड करता है philosophy was a response to the rising tide of anti-philosophical sentiments within the Islamic world। वो कहता है कि ये जो है ना इब्न रुश्द की जो डिफेंस ऑफ फिलासफी है, इट वाज अ रिस्पॉन्स टू राइजिंग टाइड, जो एंटी फिलोसफिकल मूवमेंट्स इस्लाम में चल रही थी जस्ट लाइक गजालीज वर्क, उसके ये एक उसके बारे में एक रिस्पॉन्स के तौर पे वो ये कहता है, समझाने की कोशिश करता है कि फ़िलासफ़ी जो है ना ये रिलीजियस टीचिंग के लिए थ्रेट नहीं है बल्कि उसको ये मजीद इन्वेस्टमेंट करती है थ्रू रीजनिंग। यूनिटी ऑफ ट्रूथ, अ सेंट्रल टेंट ऑफ ब्रिटिश थॉट इज़ द आइडिया ऑफ यूनिटी ऑफ ट्रूथ। ही पॉजिट्स दैट ऑल ट्रूथ्स, जितने भी ट्रूथ हैं वेदर ड्राइव्ड फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट से वो लिए गए हों या फिर फिलोसफिकल रीजन से लिए गए हों, उनका जो अल्टीमेट पॉइंट है ना वो डिवाइन रियलिटी ही है, ठीक है। वो ये कहता है कि जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शन रैशनल थॉट्स और रिलीजियस के अंदर ही हो फिर भी उसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो गॉड ही है, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि वो उसकी एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, फिलोसफी इज़ अ साइंस दैट इज़ हाईली एस्टीम्ड बाय गॉड, ठीक है। फिर इनकी एथिक्स एंड मोरालिटी के हवाले से बात करें तो इब्न रुश्द आल्सो एम्फसाइज द फिलॉसफी कैन इनहैंस मॉरल अंडरस्टैंडिंग एंड एथिकल बिहेवियर इन सोसाइटी।
वो कहता है कि रिलीजियस जो हमारे पास रिलीजन एक टीचिंग्स मौजूद हैं एथिक्स एंड मोरालिटी के हवाले से, उसको हम डीपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू द फिलोसॉफिकल रीजनिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लुएंस ऑन लेटर थिंकर्स। इब्न रुश्द का जो है ना अपने अगले आने वाले इस्लामिक और वेस्टर्न दोनों फिलासफर्स के ऊपर बड़ा गहरा असर है। इसके वर्क को कहा जाता है कि स्पेशली इन द एरा ऑफ रिनाइसेंस, यूरोप में जब रिनाइसेंस का पीरियड चल रहा था, तो इसके वर्क को कहा जाता है कि ये एक ऐसा फिलासफर था जिसने रिलीजियस और फिलासफी के दरमियान ना एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म, डिस्कस प्रैग्मेटिज्म एज अ मेथड टू रेफरेंस विद विलियम जेम्स। ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड है। ठीक है। इसको जो है ना हम बस ओवरऑल स्टडी करेंगे। प्रैग्मेटिज्म जो है ना वो हमने पढ़ा था कि ये फिलोसफिकल मूवमेंट है जो कि यूनाइटेड स्टेट में लेट 19th सेंचुरी में सामने आई थी, और ये इट एम्फसाइजेस द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिलीफ एंड थेरीज। कहते हैं कि ब्रीफ ऑफ थेरीज को, अल्टीमेट ट्रूथ को, अल्टीमेट मीनिंग को जो है ना समझने के लिए, फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करें। ठीक है। इसकी हम प्रैग्मेटिज्म की हमने डेफिनेशन जो है वो कर ली कि वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है ना किसी भी बिलीफ की वल्नरेबिलिटी को समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। इसमें जो है ना हम विलियम जेम्स की बात करते हैं। विलियम जेम्स जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन प्रैग्मेटिक मूवमेंट है। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म एज बोथ फिलोसफिकल थ्योरी एंड मेथड ऑफ अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स। ये मेथड के हवाले से भी इसने काम किया, अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, और ये थ्योरी के हवाले से भी जाना जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो इसका प्रैग्मेटिक मेथड है। जेम्स प्रपोज्ड दैट द प्रैग्मेटिक मेथड इन्वॉल्व्स द कंसीडरिंग द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन आइडिया एंड बिलीफ। ये कहता है कि जो प्रैग्मेटिक मेथड है उसका अल्टीमेट गोल होता है कि आइडिया की जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस है उसको स्टडी किया जाए। ठीक है। वो कहता है किसी कॉन्सेप्ट को डीपर अंडरस्टैंड करने के लिए उसको आपको ये स्टडी करना चाहिए कि हाउ इट इन्फ्लुएंस आवर एक्सपीरियंसेस एंड एक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट है इसका ट्रूथ एज अ प्रोसेस। विलियम जेम्स कहता है कि ट्रूथ स्टैटिक नहीं है बल्कि ये इवॉल्व्स ओवर टाइम है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है। उसका एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, ट्रूथ इज़ व्हाट वर्क्स। जो आइडियाज़ हैं वो जो उसका मतलब ये है कि ट्रूथ जो है ना वो फिक्स चीज़ें नहीं है। जब जैसे जैसे आप आगे जाते जाते उसमें आपको आइडियाज़ के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो मिलते जाते हैं। तो ट्रूथ जो है ना एक इवॉल्व्स ओवर टाइम है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है। रेडिकल एम्पिरिसिज्म। जेम्स आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, विच सर्च एक्सपीरियंस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। जब वो कहता है कि एक्सपीरियंस जो है वो सेंस एक्सपीरियंस हो या कोई भी एक्सपीरियंस हो, वो जो है ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैग्मेटिज्म एज अ मेथड। जेम्स जो है प्रैग्मेटिज्म एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी उसको ये फोकस करता है। इस मेथड में जो है ना वो कुछ की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले फोकस ऑन एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस करता है आइडियाज़ को करने के लिए, यानी ये कॉजेज़ को डिस्कस नहीं करता। ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंसेस को फोकस करता है। वो कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पे जो है ना आप किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ज़ाहिर है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यही होती है ना कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो वो इसी के ऊपर जो है ना इसको डिस्क्राइब करता है। एम्बैरेसिंग प्लूरलिज्म। जेम्स रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिलीव दैट मल्टीपल पर्सपेक्टिव शुड बी कंसिडर्ड। वो कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करना चाहिए। ठीक है। वो ये कहता है कि बिलीव्स एंड आइडियाज कुड को एग्जिस्ट ईच प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट फॉर कम्प्लेक्स इशूज़। ठीक है। कम्प्लेक्स इशूज़ को सॉल्व करने के लिए जो आइडियाज़ हैं वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसको हमें स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। द प्रैग्मेटिक मेथड एम्फसाइज द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट एंड एक्शंस। ये इसके जब वो कहते हैं ना कि ट्रूथ एक प्रोसेस है, तो इसका मतलब है वो कहते हैं कि थॉट्स एंड एक्शंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो, बिलीव्स और जो एक्शंस है वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड। जेम्स एडवोकेट फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स आइडियाज़। वो कहते हैं कि आइडियाज़ को हमें एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो टेस्ट करना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म इन एक्शन। जेम्स प्रैग्मेटिज्म कंसीडर द एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक हाइपोथेसिस की एग्जांपल ले लें कि इंस्टेड ऑफ सीकिंग एन एब्सोल्यूट ट्रूथ की बजाय क्या करते हैं, प्रैग्मेटिस्टिक्स के एक हाइपोथेसिस देते हैं, फिर इसके ऊपर जो है ना इस फिनोमेना के ऊपर
वो प्रेडिक्शंस वगैरह करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर अगर तो ये हाइपोथेसिस जो है वो यूज़फुल इन प्रैक्टिस हो तो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है ना वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। प्रैग्मेटिज्म के ऊपर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये कहते हैं, ये फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हैं। वो ये कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, जबकि ये जो है ना ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स और मॉरल रिलेटिविज्म को ये रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये विलियम जेम्स की प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस कैंस मॉडल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये भी हम ऑलरेडी अपने पास पेपर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ओवरऑल एक दफ़ा देखेंगे। इमैनुअल कैंट आई पाइवोटल फिगर इन द मॉडर्न फिलासफी के अंदर ऑफर्ड अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के हवाले से उसने एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट दिया था थ्रू हिज मॉरल प्रूफ। ठीक है, इसका जो मॉरल प्रूफ है गॉड के हवाले से वो एक्चुअली एथिकल फिलॉसफी के अंदर रिवॉल्व के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसको जो है ना वो हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे उसको डिफाइन करता है। द फाउंडेशन ऑफ कैंट्स मॉरल फिलॉसफी कैंट की जो है इसका जो ग्राउंडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगरी इम्पेरेटिव के अंदर जो है ना इसकी बेस है, जो कि वो यूनिवर्सल मॉरल लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए पेश करता है। द कैटेगरी इम्पेरेटिव इज नॉट बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और सब्जेक्टिव और डिजायर्ड बट इट रूटेड इन रीजन। ठीक है, एक रैशनलिस्ट है। कैंट आर्ग्यूज ज़्यादा मॉरल ड्यूटीज आर कैटेगरियल। वो कहता है कि मॉरल ड्यूटीज कैटेगरियल होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं, अनकंडीशनल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द नेचर ऑफ मॉरल लॉ। Kant posits that the existence of moral law within us points to something greater than ourselves। वो कहता है कि जो मॉरल लॉ है ना वो जब हम कहते हैं कि मॉरल लॉ यूनिवर्सल होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे से ज़्यादा कोई समथिंग, देयर इज़ समथिंग ग्रेटर। ठीक है, तो वो कहता है कि मॉरल लॉ इज़ नॉट मेरली अ सोशल कंस्ट्रक्ट, नहीं सिर्फ होती है बल्कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ डीपर एंड रैशनल ऑर्डर होते हैं, यानी कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मॉरल फ्रीडम एंड ऑटोनोमी। जो कैंट है उसकी मॉरल फिलॉसफी जो है उसका एक नोशन है ऑटोनोमी, द कैपेसिटी ऑफ रैशनल एजेंट्स टू लेजिस्लेट मॉरल लॉज एंड देमसेल्व्स। इनके जिसकी बेस पे जो है ना जो रैशनल एजेंट्स हैं, जो यानी जिनके ऊपर जो रैशनली सोचते हैं वो जो मॉरल लॉज उसको कैसे लेजिस्लेट कर सकते हैं। कैंट के लिए जो ट्रू मोरालिटी रिक्वायर्स फ्रीडम, ताकि इंडिविजुअल जो है वो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको स्टडी कर सके, चूज़ कर सके। ठीक है, अब आप उसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि गॉड एज अ नेसेसरी पोस्टुलेट। कैंट जो है वो अपने मॉरल लॉ वो ये कहता है कि फॉर मॉरल लॉ टू हैव एनी रियल सिग्निफिकेंस एंड फॉर मॉरल एक्शन टू लीड टू अल्टीमेट गुड सर्टेन कंडीशंस मस्ट बी मेट। वो कहता है कि जो हमारे पास मॉरल लॉ है उसको उसकी रियल सिग्निफिकेंस के लिए हमें कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है। सबसे पहली वो जो कंडीशन कहता है वो कहता है सम्मम बोनम। ये इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ सम्मम बोनम ऑन द हाईएस्ट गुड विच कंबाइंस वर्चुअल हैप्पीनेस। वो कहता है जब वर्चुअल हैप्पीनेस को कंबाइन करता है ना, जब वो कहता है कि देयर एवरी मॉरल एक्शन शुड लीड टू अ हैप्पीनेस, कहता है मॉरल एक्शन वही होते हैं जो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ लेके जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को वो नाम देता है सम्मम बोनम का। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो वो लगाता है ना कि मॉरल लॉ की सिग्निफिकेंस के लिए चाहिए वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नेसेसरी कंजम्पशन ऑफ टू अकाउंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ सम्मम बोनम। वो कहता है रियल रियलाइजेशन ऑफ सम्मम बोनम के लिए ना कि अल्टीमेट हैप्पीनेस की रियलाइजेशन के लिए आपके पास गॉड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो क्या कहता है गॉड को एज अ मॉरल बीइंग प्रेजेंट करता है, जो कि आपके मॉरल वर्चू को की जो नतीजे में हैप्पीनेस है उसको इंश्योर करता है। ठीक है, फिर इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल। कैंट जो है ना वो मॉरल प्रूफ के साथ ऑफ आइडियाज़ के साथ ये साबित करता है कि सोल जो है ना इमॉर्टल होती है, इमॉर्टल होती है। आर्ग्यूज दैट इफ वी आर टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर आवर एक्शन इफ देयर इज, वो कहता है कि जब अगर हमें अपने एक्शंस के लिए, जब उसने बात की कि एक गॉड का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो कहता है जब हमें अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल होना है तो हमारे जो इंसान है फिज़िकल डेथ के बियॉन्ड एक मॉरल और एक ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो इमॉर्टल हो। ठीक है, तो वो वहाँ पे सॉल का कॉन्सेप्ट पेश करता है।
इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसके ऊपर जो है ना वो क्रिटिसिज्म ये है कि ये कैंट जो है ना ये मॉरल लॉ और एविडेंस ऑफ गॉड्स के ऊपर जब ये बिलीव करता है तो ये जो है ना मॉरल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है कि वो क्रिटिसिज्म ये है कि गॉड जो है वो इज़ नॉट ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर मॉरल ऑर्डर। वो कहते हैं कि आप सिर्फ गॉड की ज़ात के ऊपर जो है ना मॉरल लॉज को जो है ना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, देयर शुड बी अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेगेलियन फिलॉसफी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेम्प्रेरी एंटी मेटाफिजिकल मूवमेंट्स डिस्कस। वो कहता है कि जो हमारे पास हेगेलियन फिलॉसफी है ये डायलैक्टिक स्पेशली इसका जो डायलैक्टिक मेथड और रियलिस्टिक फ्रेमवर्क है वो जो है ना कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी के अंदर एंटी फिजिकल मूवमेंट है। तो इसको डिस्क्राइब करें कि वो कैसी है। ओवरऑल ओवरव्यू अगर हम हेगेलियन फिलॉसफी का देखें तो विलियम फैनरिच हैगल, जॉर्ज विलियम फैनरिच हैगल, ये एक सेंट्रल फिगर है जर्मनल आइडियलिज्म के। ठीक है, हिज फिलॉसफी इज कैरेक्टराइज बाय द कम्प्रिहेंसिव सिस्टम दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ रियलिटी थ्रू थॉट थ्रू अ डायलैक्टिक प्रोसेस। वो ये जो है ना ये जो डेवलपमेंट ऑफ रियलिटी एंड थॉट है उसको डायलैक्टिक प्रोसेस के जरिए डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। इसकी की एग्जांपल्स अगर हम इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें डायलैक्टिक मेथड है। डायलैक्टिक मेथड के तौर पे यानी डायलैक्टिक को एज अ मेथड यूज़ करता है। इन्वॉल्व्स अ ट्रेडिक्टिव प्रोसेस ऑफ थीसिस एंड यानी एंटीथीसिस थीसिस और सिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये एक एज अ मेथड ऑफ स्टडी जो है ना वो लेता है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, हैगल जो है पॉजिटिव द रियलिटी ऑफ अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट स्पिरिट। एब्सोल्यूट स्पिरिट्स को की मैनिफेस्टेशन जो है ना उसको ये रियलिटी के साथ जोड़ता है, इसलिए कहते हैं कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म ये प्रेजेंट करता है। वो ये आर्ग्यू करता है कि मटीरियल वर्ल्ड जो है ना वो इंटरवोन है विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो हैगल जो है इसके लिए हिस्ट्री जो है वो रैशनल प्रोसेसेस है दैट लीड्स टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ कॉन्शियस। वो कहता है कि हिस्ट्री जो है ना वो एक्चुअली एक रैशनल प्रोसेस है ताकि सेल्फ कॉन्शियसनेस और फ्रीडम को समझा जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेटाफिजिक्स जो है ना रिलीजियस की हेगेलियन की जो फिलॉसफी है ना वो मेटाफिजिक्स से कैसे डिफ़र करती है। हैगल्स अप्रोच टू मेटाफिजिक्स डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स जो है ना उसके हवाले से जो हैगल की मेटाफिजिक्स ये हैगल जो है ना ये मेटाफिजिक्स को अपोज नहीं करता बल्कि ये एक डिफरेंट अप्रोच लेके आया है मेटाफिजिक्स को समझने के लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास है ना एक ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल सिस्टम है उसके जो है ना हवाले से कि नहीं उसको जो ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल सिस्टम है ना उसको ये रिजेक्ट करके एक नई अप्रोच देता है। इसकी जो है ना हैगल जो है मेटाफिजिक्स के अंदर जो एम्फेसाइज करता है डायनामिक नेचर ऑफ रियलिटी पे। वो ये कहता है कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट जो है ना मस्ट अकाउंटेबल फॉर चेंज और डेवलपमेंट। हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स का व्यू था उसमें जो है ना वो चेंज या वेरिएबल कॉन्सेप्ट नहीं होते। ये कहता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज होने चाहिए। ठीक है, क्रिटिक ऑन एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। फिर वो कहता है कि जो हैगल जो है वो इस चीज़ को क्वेश्चन करता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ्स के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि ट्रूथ्स जो है ना वो चेंज्ड होने चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास जो ट्रूथ्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो राइज ऑफ एंटी मेटाफिजिकल मूवमेंट्स हैं। हैगल्स जो इम्पैक्ट जो फिजिकल जो है ना मेटाफिजिकल उसकी थॉट्स थी उन्होंने जो है एंटी फिजिकल मूवमेंट्स को जन्म दिया 20th सेंचुरी में, स्पेशली लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है, जो कि 20th सेंचुरी के में आई थी, इंक्लूडिंग द थिंकर्स लाइक लुडविग विटगेन्स्टाइन, A.J. आयर एंड वियना सर्कल। ठीक है, तो इस मूवमेंट ये जो एंटी फिजिकल मूवमेंट है ये एक्चुअली हैगल की अपनी नहीं है बल्कि उसके वर्क के ऊपर बेस करके जो है ना नेक्स्ट मूवमेंट्स आई हैं। तो ये सबसे पहले तो रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिकल क्लेम्स। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो है ना वो ये कहते हैं कि मेडिकल ज़्यादातर जो मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स हैं ना वो मीनिंगलेस हैं क्योंकि इनकी कोई ना एम्पिरिकल वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज बेस के ऊपर आप इनको चूँकि एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ये जो है ना ये जो मेटाफिजिकल क्लेम्स है ये वेरीफाइड नहीं है।
ठीक है। एम्फिसाइज ऑन लैंग्वेज एंड मीनिंग, इन्फ्लुएंस बाय हेगल्स रिकॉग्निशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियाज, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू एम्पिरिकल वेरिफिकेशन। तो फिर कहते हैं कि एम्पिरिकल वेरिफिकेशन के साथ स्टेटमेंट्स के जो है ना मीनिंगफुल जो उसका है अंडरस्टैंडिंग वो भी ज़रूरी है। इन्फ्लुएंस ऑन हैगल्स डायलैक्टिक्स, हैगल्स डायलैक्टिकल मेथड जो है which logical positivists view the knowledge is contingent and subject to change. However, while Hegel sought to integrate a contradiction into a broader understanding of reality, logical positivists aim to eliminate physical ambiguities. जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है ना वो बिल्कुल ही मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट कर देना चाहते हैं फ्रॉम, वो एलिमिनेट करते हैं, वो उसको मानते ही नहीं। लेकिन जो हैगल है ना वो कॉन्ट्राडिक्शन रखता है, ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट उनके साथ कुछ इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। क्रिटिक्स ऑफ हेगलियन इन्फ्लुएंस ऑन, अब हम ये देखते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि एंटी फिजिकल मूवमेंट्स के ऊपर जो है ना हैगल का कोई असर है भी या नहीं। सबसे पहला जो है ना वो है रिडक्शनिज्म। क्रिटिक्स आर दैट लॉजिकल पॉजिटिविज्म स्ट्रिक्ट एम्पिरिकल वेरिफिकेशन क्राइटेरिया कैन लीड टू रिडक्शनिज्म। वो ये कहते हैं कि जो एम्पिरिकल है ना, एम्पिरिकल वेरिफिकेशन जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म मानती है वो रिडक्शनिज्म कॉज करती है, ठीक है। डिसमिसिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूएबल फिलोसफिकल इंक्वायरीज को ये जो है ना वो रिजेक्ट कर रही है, इसलिए ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ हैगल। सम फिलोसफर्स का ये कहना है कि एंटी फिजिकल मूवमेंट्स जो मिस इंटरप्रेट्स हैगल, वो यानी कि एंटी है ना एंटी मेटाफिजिकल मूवमेंट्स है वो हैगल को मिस इंटरप्रेट करती हैं, उसकी डायलेक्टिक मेथड को वो फोकस करती है, लेकिन वो जो डेप्थ में मेटाफिजिकल क्लेम्स करते हैं उसको रिजेक्ट कर देती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो मॉडर्न एंटी मेटाफिजिकल है ना कंटेम्प्रेरी एंटी मेटाफिजिकल मूवमेंट्स है उसके ऊपर हैगल का किसी हद तक इन्फ्लुएंस मौजूद है, लेकिन वो टोटली उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नीड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम इन द फिलोसफी ऑफ इकबाल। अल्लामा इकबाल की फिलोसफी में प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम को डिस्कस करें। अल्लामा इकबाल को हम जानते हैं कि ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिलोसफर, पोएट एंड पॉलिटिकल, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एंड जनरली इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ठीक है। ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ इकबाल फिलोसफी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम है, विच एड्रेसेस द डायनामिक एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ इस्लामिक टीचिंग, कल्चर्स एंड आइडेंटिटी। वो ये कि इस जो प्रिंसिपल है उसमें वो ये कहते हैं कि इस्लाम की टीचिंग्स जो है ना वो इवॉल्विंग है, ठीक है, वो डायनामिक है, वो फिक्स्ड या रिजिड नहीं है, ठीक है, वो डायनामिक है। इनके प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम जो है इसको इनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अल्लामा इकबाल बिलीव्स दैट इस्लाम इज़ नॉट स्टैटिक रिलीजन। वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है ना वो स्टैटिक रिलीजन नहीं है, बल्कि वो एक क्रिएटिव और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोग्रेस का रीजन है, ठीक है, डायनामिक रिलीजन है। तो इनके कुछ की एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं। डायनामिक नेचर ऑफ रिलीजन, इकबाल कहते हैं कि इस्लाम जो है ना ये अडाप्टेशंस रखता है और रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड की, ठीक है, ये वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें अडाप्टेशंस आती हैं, ठीक है। इसकी जो कोर वैल्यूज़ गाइड्स है वो नहीं बदलती, बल्कि इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो मॉडर्न एज के साथ जो है ना वो चेंज हो जाती है, क्योंकि इसका जो है ना अल्टीमेट इसका जो नेचर है वो डायनामिक है, ठीक है। यूनिटी ऑफ नॉलेज एंड एक्शन, इकबाल जो है वो ट्राइज टू इंटीग्रेट द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल नॉलेज, ठीक है। वो कहते हैं कि दोनों में रिलीजियस टीचिंग्स और साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन, द इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, ही सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जब वो एम्फिसाइज करते हैं तो अपनी फिलॉसफी के अंदर उसके लिए टर्म यूज़ करती हैं खुदी, ठीक है। खुद ही असल में जो है ना वो उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट है। सेकंड जो है वो हमारे पास है नीड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। पहले हमने समझा कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, अब हम देखते हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों है। रीजंस टू हिस्टोरिकल चैलेंज, इकबाल रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन, वो कहते हैं कि डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, जो मुस्लिम सोसाइटीज़ हुई हैं वो कॉलोनियलिज्म का शिकार हो गया, वेस्ट जो है उनके ऊपर डोमिनेट हो गया। वो उसकी वजह ये है कि हम जो है ना वो इस्लाम की टीचिंग्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करके इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और हमारे जो उसको हम डायनामिक अप्रोच में नहीं लेते। डायनामिक अप्रोच में ना लेने की वजह से मुसलमान जो है वो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं उसको इनकाउंटर करने में जो है ना वो नाकाम रहे। इसी वजह से जो है ना वो कहते हैं कि जो है ना हिस्टोरिकल चैलेंजेस का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम और जो साइंटिफिक अप्रोच है उनके दरमियान एक
बैलेंस क्रिएट किया जाए। इंकरेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट, इकबाल की जो फिलॉसफी है मुसलमानों को इंकरेज करती है कि वो एक्टिवली इंगेज रहें मॉडर्न साइंसेस, फिलॉसफी और पॉलिटिकल थॉट्स में। उसको जो है ना वो इंटेलेक्चुअली देखें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको अप्लाई करें। ठीक है। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो एम्फसाइज द नीड ऑफ मुस्लिम्स टू इंगेज इन सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। ठीक है। वो जस्टिस एंड इक्वालिटी को जब बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि जब अब देखिए सोशल एंड पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन इकबाल कहते हैं कि उसमें हमें जो है ना पॉलिटिकल जो हमारी एथिकल और जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उसको अप्लाई करना चाहिए। इसी तरह से जो है ना वो साइंस के दूसरे डिसिप्लिन में करना चाहिए, और इस तरह से क्या होगा कि एक बैलेंस आ जाएगा इस्लामिक टीचिंग और साइंटिफिक अप्रोचेस में। ठीक है। इनकी हम इम्प्लीकेशंस की बात करें ना, नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीकेशन फॉर इस्लामिक लॉ रिवाइवल। जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है ना उसने इस्लाम को एक रिवाइवल दिया है, इस्लामिक टीचिंग्स को। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है रेविटलाइजेशन ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी। इकबाल की जो अप्रोच है उसने री एवेलुएट किया है क्लासिक इस्लामिक अप्रोच को इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी नॉलेज। ठीक है। उसने जो है इकबाल की जो अप्रोच है उसने पास्ट एंड प्रेजेंट के जो डायलॉग है उसमें से उसके दरमियान जो है ना एक बैलेंस क्रिएट किया है। ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, इनका जो ये प्रिंसिपल था, ठीक है, इकबाल की जो थेरी है उसने इस्लामिक सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट किया है। ठीक है। जस्टिस, कंपैशन, ह्यूमन आइडेंटिटी, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं उसको जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया है सोसाइटी के अंदर। इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटीरियल लाइफ, इकबाल ने जो है ना हारमोनाइज़ करने की कोशिश की है स्पिरिचुअल एंड मटीरियल डायमेंशन ऑफ लाइफ को, जो कि इस्लाम के अंदर भी इसी चीज़ का हुक्म है। ठीक है। रेलिवेंस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, अब हम देखते हैं कि इकबाल का जो मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन इस्लाम है ये कैसे हमारे पास कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हैं उसके अंदर रेलिवेंट है। नेविगेटिंग ग्लोबलाइजेशन, चूँकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है तो इकबाल जो है ना उनकी जो फ़िलासफ़ी है कि आप सोशल चैलेंजेस को और मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को साथ लेके चलें, तो इससे क्या होगा कि मुसलमानों को जो है ना अपना कल्चर और सोशल जो चेंजेस हैं उनको उनके दरमियान अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखने में मदद मिलेगी। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू एक्सट्रीमिज़म, इकबाल की जो फिलासफी है ना ये जो काउंटर नैरेटिव्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम्स हैं, उसको जो है ना ये ख़त्म करके उन्होंने एक बैलेंस्ड और प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेथ को डेवलप करने की एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है। इनकरेजिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो मुसलमानों के अंदर एक सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पैदा करते हैं। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम इकबाल की जो थेरी है उसके हवाले से हमने देखा कि वो इस्लाम को एक डायनामिक एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ इस्लाम को जो है वो कंटेम्प्रेरी चैलेंज के साथ मैचअप करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबनीज मेथोडोलॉजी। ठीक है। गॉटफ्रीड विलियम लिब्जिंग, ये एक जर्मन फिलासफर था, मैथमेटिशियन था वैसे ये। ठीक है। और इसको जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने मेटाफिज़िक्स के हवाले से जाना जाता है। ठीक है। और इसके जो कॉन्सेप्ट है ना उसको हम नाम देते हैं मोनाडोलॉजी का। ठीक है। इसकी फ़िलासफ़ी जो है ना वो इसका जो नाम है इसकी पूरी फ़िलासफ़ी का नाम ही मोनाडोलॉजीज़ है। He presents a unique understanding of reality, emphasizing the fundamental nature of simple substances like monados। ठीक है। वो कहता है कि सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं मोनाडोज, उसी के हवाले से वो जो है ना फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी को पेश करता है। ठीक है। अगर हम मोनाडोज की डिफ़ाइन करें तो मोनाडोज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग फिलासफी के। ही डिस्क्राइब दैट द सिंपल सब्सटेंस दैट आर इंडिविजिबल नॉन फिजिकल एंटिटीज दैट कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर इन अ कन्वेंशनल सेंस। वो ये कहता है कि कन्वेंशनल सेंस के अंदर इंडिविजिबल और नॉन फिजिकल छोटी छोटी एंटिटीज़ होती हैं, जो कि जिस तरह हमारे पास फिज़िकल वर्ल्ड की यूनिट्स होती हैं ये भी यूनिट्स हैं टू स्टडी द मेटाफिज़िकल वर्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो हम इसकी एक कॉन्सेप्ट है प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी। इसमें सिंपल सब्सटेंसेस हैं, मोनाड्स जो हैं वो आर मेड अप ऑफ पार्ट्स बने होते हैं। ठीक है। ये दे आर यूनिक इंडिविजिबल एंटिटीज़ हैं। फिर वो ये कहता है कि परसेप्शन के हवाले से उसका वो कहता है ईच मोनाड हैज़ द एबिलिटी टू परसीव एंड रिप्रेजेंट द यूनिवर्स।
इन इट्स ओन वे। वो कहता है कि हर जो मोनाड है उसकी अपनी एबिलिटी टू परसीव होती है टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्री इस्टेब्लिश्ड हारमोनी को देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल इन लिप्सिंग मोनाडोलॉजी इज द आइडिया ऑफ प्री इस्टेब्लिश्ड हारमोनी। It suggests that all monads are synchronized by God's design, enabling them to operate in perfect harmony without the direct interaction। वो कहता है कि सारे गॉड्स जो है ना ये गॉड्स डिज़ाइन है, सॉरी मोनाड्स जो है ये गॉड्स डिज़ाइन है, अल्लाह ताला के डिज़ाइन किए हुए हैं, और ये जो है ना परफेक्ट हारमनी को इनेबल जो है ना परफेक्ट हारमनी इनके अंदर होती है विदाउट एनी इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें जो है ना वो कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है, जैसे गॉड्स रोल है। लिब्सिंग पोजेस गॉड क्रिएटेड द मोनार्स, को अल्लाह ताला ने, वो कहता है गॉड ने पैदा किया है, एंड इस्टेब्लिश द हारमनी अमंग दैम एट द मोमेंट ऑफ क्रिएशन, और क्रिएशन के दौरान उनके मोमेंट में ही उनके अंदर एक हारमोनी रखी है। ठीक है, हर जो मोनाड है अनफोल्ड इट्स ओन इंटरनल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नेचर, वो अपनी नेचर के हवाले से अपनी जो है ना ओन डेवलपमेंट करता है। नो इंट्रैक्शन, वो कहता है मोनाड्स के अंदर कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, तो वो सेपरेटली काम करते हैं। ठीक है, हायरार्की ऑफ, नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्की ऑफ मोनाड्स। लिप्सिंग इंट्रोड्यूस द हायरार्किकल स्ट्रक्चर अमंग मोनाड्स, वो कहता है कि इनके दरमियान एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ हायर मोनाड्स होते हैं, कुछ लोअर मोनाड्स होते हैं। ठीक है, हायर मोनाड्स वो कहता है कि दीज इंक्लूड रैशनल बीइंग्स सच एज ह्यूमंस। हायर मोनाड्स होते हैं ना वो रैशनल बीइंग्स होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस, हूएवर डिग्री टू, जिनके पास सेल्फ अवेयरनेस, रीजनिंग और परसेप्शन की जो है ना वो होती है, कह लो कि एबिलिटी होती है। ठीक है, दे कैन रिफ्लेक्ट देयर ओन थाट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑन द अदर मोनाड्स। ठीक है, हम अपने ही थाट्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लोअर मोनाड्स है दीज कॉन्सेप्ट्स सिंपल फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस के जो सिंपल फॉर्म है, जस्ट लाइक प्लांट्स, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वगैरह। तो ये कहता है कि देर इनकी जो परसेप्शन होती है वो लेस कम्प्लेक्स होती है और मोर इंस्टिंक्चुअल होती है। ठीक है, यूनिवर्सल रिस्पॉन्स प्रेजेंस, एवरी मोनाड, वो कहता है एवरी मोनाड रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेवल ऑफ हायरार्की, किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की के हो वो यूनिवर्सल ऑर्डर में होता है। ठीक है, वाइल लोअर मोनाड्स मेंटेन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज एंड रूल्स। ठीक है, ये एक, वो कहता है कि मोनाड्स यूनिवर्सल होते हैं, पूरी यूनिवर्स के ऊपर एक जैसे होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसका प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग। लिब्सिंग फिलॉसफी इज अंडरपिन द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजनिंग, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको समझने के लिए जो है ना विच असर्ट्स एवरीथिंग मस्ट हैव अ रीज़न और एक्सप्लेनेशन फॉर, वो कहता है कि हर चीज़ की जो है ना उसके पैदा होने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक रीजनिंग या एक्सप्लेनेशन ज़रूर होनी चाहिए, एक्सप्लेनेटरी पावर। ये प्रिंसिपल जो है ना वो कहते हैं हर मोनाड, हर इवेंट के पीछे एक ना एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, फॉर बीइंग द वे इट इज़, वो क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन फॉर रियलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन आल्सो इम्प्लाइज दैट द यूनिवर्स इज कंप्रीहेंसिबल और कैन बी एनालाइज थ्रू द रैशनल इंक्वायरी। वो कहता है कि यूनिवर्स जो है ये कंप्रीहेंसिबल है और उसको रैशनल इंक्वायरी के ज़रिए जो है वो स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मोनाड एज मिरर ऑफ द यूनिवर्स। वो कहता है कि मोनाड जो है ना यूनिवर्स के मिरर्स हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है होल यूनिवर्स की छोटी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ये यूनिक पर्सपेक्टिव है। द डिस्टिंक्ट परसेप्शन ऑफ ईच मोनाड कंट्रीब्यूट टू द रिचनेस ऑफ रियलिटी। वो कहता है कि हर मोनाड की जो अपनी परसेप्शन है वो एक रिचनेस ऑफ रियलिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये लिप्सिंग की मेथोडोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है गिव अ क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बार्कलेज डॉक्ट्राइन एस परसीपी, टू बी इज़ टू बी परसीव्ड। ये हमने बार्कले के ऊपर जो है ना पहले डिस्कस किया हुआ है। जॉर्ज बार्कले एक इन्फ्लुएंशियल आयरिश फिलोसफर था। इट इज़ रीनाउंड फॉर हिज आइडियलिस्ट फिलोसफी के हवाले से ये जाना जाता है। इसकी जो पूरी फिलोसफी है उसको हम एक टर्म में अगर डिफाइन करें तो इट वुड बी द टू बी इज़ टू बी परसीव्ड। ठीक है, वो ये कहता है जो एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो कहता है कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो है तब तक इंडिपेंडेंटली वो परसेप्शन से ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। फिज़िकल अपीयरेंस और जो परसेप्शन है वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल की हम कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो पहले तो जो है ना जो इसका सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट है वो है रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग परसीव्ड बाय अ माइंड। वो कहता है कोई भी चीज़ तब तक मीनिंगफुली एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कोई माइंड उसे परसीव नहीं करता।
ठीक है। वो कहता है कि जो मटेरियल वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ मैटर के नहीं बने होते, बल्कि इंस्टेड इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है। रिजेक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस, बार्कले जो है वो जो मटेरियल सब्सटेंसेस है उसको रिजेक्ट करता है। ही आर्ग्यूज दैट वी ओनली हैव असेस टू आइडियाज़ एंड परसेप्शंस, नॉट अ मटेरियल वर्ड। वो कहते हैं हमारा जो है ना वो एक्सेस वो सिर्फ परसेप्शन तक है, मटीरियलिस्टिक वर्ड तक नहीं है। वो कहता है मटीरियलिस्टिक जो वर्ड है वो देयर इज़ समथिंग अपर, देयर इज़ समथिंग डिफरेंस। हमारा जो है अल्टीमेट जो रीच है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक परस्पेक्टिव के ऊपर है। ठीक है। इसकी हम इम्प्लीकेशंस की बात करें बार्कले के डॉक्ट्राइन की, तो इसकी इम्प्लीकेशंस जो है ना वो एपिस्टेमोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। ठीक है। इसको हम सब्जेक्टिव आइडियलिज्म या इमटेरियलिज्म कहते हैं, यानी ऐसे नोशंस जो कि कहते हैं कि देयर इज़ ओनली वन रियलिटी एंड दैट इज़ माइंड एंड आइडियाज़। ये मटीरियलिस्टिक जो एग्जिस्टेंस है उसको डिनाई करती हैं। ठीक है। फिर गॉड्स रोल है इसमें आ जाता है। बार्कले जो है ना उसने आइडिया एक उसने इंट्रोड्यूस करवाया था गॉड का कॉन्सेप्ट। ही सेड के अगर इंडिविजुअल परसेप्शंस होती हैं तो जो अल्टीमेट परसीवर है वो गॉड है। वो कहता है ये पूरी दुनिया इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि गॉड उसको अल्टीमेटली परसीव कर रहा है। इसके ऊपर ना कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, बार्कलेस की इस नोशन डॉक्ट्राइन के ऊपर। पहली थ्योरी ये है कि ये इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी को एक्सप्लेन करता है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये जो है ना इट इज़ फेल टू एडिक्वेट एक्सप्लेन द कंसिस्टेंट एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ रियलिटी को, जो है ना डिफरेंट ऑब्जर्वर्स की ये उसको शेयर एक्सपीरियंस को जो है ना वो एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया। स्केप्टिसिज्म अबाउट परसेप्शन, वो कहते हैं कि क्रिटिक्स या कहते हैं कि जो परसेप्शन है, अगर आप परसेप्शन के ऊपर रिलाई कर रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने जो है ना गेनिंग ऑफ नॉलेज के लिए, तो परसेप्शन किसके ऊपर जो है ना रिलायबल है? परसेप्शन कैसे रिलायबल है? क्योंकि परसेप्शन जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज भी हो सकती है। ठीक है। प्रेगमेटिक नेक्स्ट इसका जो है ना जो है हमारे पास क्रिटिसिज्म वो है प्रेगमेटिक कंसर्न्स। जो प्रेगमेटिक के लोग हैं, प्रेगमेटिज्म के जो एक्सपीरियंस को फोकस करती हैं, उनका बहुत बड़ा जो है ना वो क्रिटिसिज्म है बार्कले के डॉक्ट्राइन के ऊपर ही। वो कहते हैं कि ये ओवरली आइडियलिस्टिक है। ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और मटेरियल वर्ड से बाहर निकल गया। ठीक है। इसके डिफेंस ऑफ बार्कलेज डॉक्ट्राइन, अगर हम इसके जो है ना इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस क्रिटिसिज्म के हवाले से इसको बचाने के लिए या इसको डिफेंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है। proponents assert that Berkeley emphasizes on perception line with common human experience। वो कहता है कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस के हवाले से वो परसेप्शन को जो है ना वो डिफाइन करता है। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज़, बेसिकली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड है वो है तो परसेप्शन के ऊपर किसी हद तक बेस तो करती है। ठीक है। फिलासफी कोहेरेंस, डिफेंडर्स जो है ना वो आर्ग्यू करते हैं कि बार्कलेज रिजेक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस लीड टू मोर कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं कि जब बार्कले मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करता है तो वो ज़्यादा कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग हमें देता है अबाउट द एग्जिस्टेंस। ठीक है। फिर थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस है। बार्कले जो है इसकी इंकॉर्पोरेशन जो इसका गॉड का कॉन्सेप्ट था उसने आगे जो है थियोलॉजिकल रिच पर्सपेक्टिव्स को जन्म दिया। ठीक है। रिलीजियस रिच पर्सपेक्टिव्स को जन्म दिया। तो ये बार्कलेज का डॉक्ट्राइन था टू बी परसीव, जिसको हमने डिस्कस किया, और दैट वाज ऑल अबाउट दिस।